कृपालु मित्रों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ जैसे आलसी आदमी की वीडियो देख लेते हैं। बड़ी कृपा है आपकी, ये कृपा बनाए रखिएगा। मेरा आलसीपन, मेरी जड़ता, मेरी मनोदशा अभी भी जस की तस बनी हुई है। जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं हताशा के गर्त में डूबता जा रहा हूँ और अपने आप को फिर से ताज़ा दम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा हूँ। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाऊँ। 9 तारीख की शाम से ही मुझे आप जैसे कई कृपालु टेलीफोन कर रहे हैं लगातार, क्योंकि मोदी से असहमत लोगों के बीच में मैं अकेला था जो लगातार कह रहा था कि आएगा तो मोदी ही। और इसी शीर्षक को रखते हुए मैंने 2 वीडियो भी बनाए थे, जिसमें एक में जसविंदर सिंह जी का भी उल्लेख मैंने किया था। अब जब तीसरी बार मोदी आ गए, उसके बाद से मेरे मित्र मुझे बार बार कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बात सही हो गई है तो अब इस विषय पे एक वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो तुम। तो वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी जल्दी बनाऊंगा, भली विषय बासी हो जाए, लेकिन क्योंकि मेरी धारणा साकार हुई है और मैं ऐसा क्यों कहता था ये कहने के लिए, बताने के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं मित्रों, संघ और भाजपा के रिश्तों को लेकर जो कुछ एक माहौल बनाया जा रहा है कि संघ और भाजपा में विवाद हो गया है, कड़वाहट बढ़ गई है, तलवारें खिंच गई है और ऐसा लगता है कि संघ अपने हाथ खींच लेगा, अपने हाथों से भाजपा के नीचे से प्रधानमंत्री और सत्ता की कुर्सी खींच लेगा और भाजपा अपने एनडीए के साथियों समेत एकदम सड़क पे धरती पर आ गिरेगी ऊंधे मुंह। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप आगे से भाजपा और संघ के रिश्तों को समझने में आपको आसानी हो, इसलिए कृपा करके आज का मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, आपके धैर्य की परीक्षा ले ले, लेकिन यदि आज आपने इस बात को समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में भाजपा और संघ की राजनीति समझने में कभी कोई असुविधा नहीं होगी और आप कम से कम अपने आप को भ्रम में बनाए रखने से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, संघ की स्थापना हुई 1925 में और उसके बाद से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीतिक अपने संगठन की स्थापना की, जनसंघ की। आप याद रखिएगा कि संघ के जो 30-35 जितने भी प्रकल्प हैं, जितने भी आनुषांगिक संगठन हैं, एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनमें केवल भाजपा है जो राजनीतिक क्षेत्र के लिए बनाया गया है। बाकी सारे के सारे संगठन राजनीति से बहुत दूर हैं और राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने एकमात्र हथियार को, अपने एकमात्र माध्यम को भला कोई भी मात्र संगठन अपने आप से कैसे जुदा कर सकता है। इस सूत्र वाक्य को आप याद रखिए, आप बहुत सुखी रहेंगे। और संघ अपने लक्ष्य में बाधक बनने वाले अपने ही लोगों को किस तरह से कूड़े के ढेर पे फेंक देता है, इसका आपको मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। इससे आपको संघ की कार्यप्रणाली समझ में आ जाएगी। आप में से कई लोगों ने बलराज मधोक का नाम नहीं सुना होगा, कभी उनके बारे में देखिए, जानिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बलराज मधोक मूलतः कश्मीरी थे। 25 फरवरी 1945 उनकी पैदाइश थी। कश्मीरी थे और राष्ट्रवादी विचारक थे। 1960 के दशक में वे वरिष्ठ राजनेता और राष्ट्रवादी विचारक थे, आरएसएस के प्रचारक थे, जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद के संस्थापक और मंत्री थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, 2 बार लोकसभा सदस्य रहे। उन्हें गणमान्य शिक्षाविद, विचारक, इतिहास लेखक, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पहचाना जाता था। और सामने कोई भी हो, जो बलराज मधोक की विशेषता थी, जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी, कि सामने कोई भी खड़ा हो, वो अपनी बात खरी खरी कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे और परिणाम की परवाह बिल्कुल नहीं किया करते थे। वे वाजपेयी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे और इस सीमा तक प्रतिद्वंदी थे कि वो वाजपेयी के लिए कहते थे कि वाजपेयी असल में कांग्रेसी हैं। बाबरी मस्जिद हिंदुओं को हवाले करने की मांग सबसे पहले बलराज मधोक ने उठाई थी। जनसंघ का पहला चुनावी घोषणा पत्र बलराज मधोक ने लिखा था। 1967 के चुनाव में मधोक की अध्यक्षता काल में जनसंघ ने लोकसभा में 35 सीटें जीती थी और उस वक्त में दिल्ली में जो 7 सीटें हैं जिन पे आज भाजपा का पूरा कब्जा है, उस जमाने में
7 में से 6 सीटें भाजपा जनसंघ को जनसंघ जीती थी 6 सीटों पे। और राजस्थान सहित उनके अध्यक्षता काल में राजस्थान सहित 8 प्रमुख राज्यों में विधानसभा में जनसंघ को प्रमुख विपक्षी दल बनने की भूमिका मिली थी। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक किताबें लिखी। 47-48 में वो ऑर्गेनाइजर के संपादक थे, जो संघ का मुखपत्र है। 1948 में दैनिक वीर अर्जुन का संपादक थे वो। वीर अर्जुन का नाम अब काफ़ी भूल गए हैं लोग, लेकिन वीर अर्जुन वो अखबार रहा है हिंदूवादी विचारधारा का, जिसकी प्रतीक्षा करने के लिए लोग सुबह सवेर अपने होटल में आके बैठ जाया करते थे कि वीर अर्जुन आएगा और हम पढ़ेंगे। और आडवाणी को जनसंघ में लाने की प्रमुख भूमिका मोदक की थी। दीनदयाल उपाध्याय के अध्यक्ष काल में जब उपाध्याय जी को लगा उन्हें ऐसे नौजवान की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी लिख ले और प्रेस वक्तव्यों का अंग्रेजी अनुवाद कर सके, तो मधोक ने आडवाणी जी का परिचय दीनदयाल जी से करवाया। और उसके बाद आडवाणी जी ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन त्रासद विडंबना ये रही कि कालांतर में वे आडवाणी जी को ही अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानने लगे। उनमें लचीलापन बिल्कुल नहीं था और आप ये कह सकते हैं कि वो उस जमाने के मोदी थे, या कहिए कि मोदी आज के ज़माने के बलराज मधोक हैं। दोनों में इतनी समानता थी है। वे एकमात्र आदमी थे जब जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनसंघ को उसमें विलय करने की बात हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया, और इस विरोध करने के कारण ही संघ ने उनसे किनारा कर लिया। ऐसा किनारा किया कि आज आप में से कई लोग जानते नहीं, संघ के कई नई पीढ़ी के कई हमारे जैसे कहिए कि स्वयंसेवक भी उनका नाम नहीं जानते होंगे। और संघ ने उन्होंने उनका विरोध किया कि ये विलय नहीं किया जाना चाहिए, जनसंघ ने भारतीय जनसंघ ने अलग से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, लेकिन संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया। और कालांतर में ये हुआ कि वे संघ के इतिहास में कूड़े के ढेर पर फेंक दिए गए। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के विलय के बाद भी उन्होंने 1-2 साल जनसंघ को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन संघ के समर्थन के अभाव में वे कहीं के नहीं रहे और लोग उन्हें भूल गए। ये संघ का आपको चरित्र बताया मैंने आपको कि संघ अपने लक्ष्य में जो बाधक बनता है उसके बाधक बनने वाले कितने निष्ठावान स्वयंसेवक तक को वो खारिज कर सकता है, बहिष्कृत कर सकता है। अब आइए एक नमूना आडवाणी जी का, आप में से कई लोग नहीं भूले होंगे क्योंकि बड़ा चर्चित रहा। आडवाणी जी जब गए थे पाकिस्तान जिन्ना की मज़ार पे, और वहाँ उन्होंने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कहा था, पाकिस्तान में कहा था। और उन्होंने अपने ये वक्तव्य उस वक्त में सुषमा स्वराज को भेजा था, क्योंकि सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की संवाद प्रमुख थी, संवाद संचार प्रमुख थी। और उन्होंने आडवाणी जी ने कहलवाया कि मेरे इस वक्तव्य को प्रसारित कीजिए आगे। तो सुषमा जी ने कहा कि आपको पता नहीं है कि इससे कितना बाउंडर हो जाएगा, इसलिए हम इसे प्रसारित नहीं कर रहे हैं। और सुषमा स्वराज के मना करने के बाद आडवाणी जी ने आग्रहपूर्वक अपनी ओर से अपने इस वक्तव्य को पाकिस्तान से प्रसारित करवाया था। और उसके बाद जो हुआ आप देख सकते हैं, हंगामा मच गया था। संघ परिवार ने क्या क्या उनके लिए नहीं कहा था। और जब लौट के आडवाणी जी भारत आए उस वक्त वो शायद भाजपा के अध्यक्ष थे, तो संजय जोशी उनके पास गए थे कि आप अपना इस्तीफा लिख दीजिए। वो अड़े रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो संजय जोशी ने कहा मैं उद्धृत कर रहा हूँ, ठीक है आप बने रहिए अपने पद पर, हम नया संगठन खड़ा कर देंगे। ये है संघ की ताकत। और संजय जोशी की ये बात सुनते ही आडवाणी जी ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, आप इसे भूले नहीं होंगे। और इतने लंबे समय तक वो जिसे कहिए कि पर्दे के पीछे रहे, उनका प्रभाव जब आप बड़ी मुश्किल से वापस आए, और वापस आए तो उनका प्रभाव मंडल ध्वस्त हो चुका था। आडवाणी जी केवल खाना पूर्ति के लिए आडवाणी जी थे, वो आडवाणी जी नहीं थे जो पाकिस्तान यात्रा से पहले के थे। तीसरा एक और उदाहरण आपको बताऊं मैं, आप गोविंदाचार्य का नाम नहीं भूले होंगे, वो तो अभी अभी की बात है, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। उन्होंने अटल जी के लिए कह दिया था कि अटल जी भाजपा का मुखौटा है, संघ का मुखौटा है, और इसीलिए वो उनको खारिज कर दिया गया। और वो आज तक हाशिए में पड़े हुए हैं। लोग ये गाहे बगाहे उनका नाम याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनकी तरफ उनका नाम लेना कोई तैयार नहीं है। संघ परिवार उससे बहिष्कृत है वो, और संघ परिवार के लिए वो अछूत है। संघ के लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं होते हैं। मित्रों, सही बात तो ये है कि संघ का लक्ष्य है, स्थापना के पहले दिन से लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना,
और ये कहने में वो भी संकोच नहीं करते हैं, और वो कितने ही मना करने की कोशिश करें उनकी इस बात को कोई मानता नहीं है। सब जानते हैं कि संघ का एकमेव लक्ष्य है, जीवन लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। और उनका एक और सनातन वाक्य, मैं तो संघ में शाखा में भी गया हूँ और संघ के मित्रों से रतलाम से लेकर मनासा से लेकर रतलाम से लेकर दिल्ली तक के संघ के मित्रों से मेरा अभी भी संपर्क बना हुआ है। उनका एक सनातन वाक्य आप वो बड़े आदर्श से कहते हैं। और आपने कई बार ये आपने अपने जो एक विचारक आते हैं अपने इस पे टीवी चैनल के बहसों में नाम बोल रहा हूँ उनका, मैं बड़े प्रोफेसर भी हैं वो, और उनका आदर्श सनातन वाक्य है कि नीतिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीति बदली जा सकती है, नीति नहीं बदली जाती। इसलिए संघ के जो भी वक्तव्य आते हैं, पलटू वक्तव्य आते हैं, वो नीति रणनीति के तहत आते हैं, सुनिश्चित रणनीति के तहत आते हैं। और इनकी पहली रणनीति है खुद को बचाए रखो ताकि अपना अभियान पूरा कर सकें। और खुद आप मित्रों आप जानते हैं, खुद को बचाने वाला वो चतुर हो सकता है, शाणा हो सकता है, घाघ हो सकता है, लेकिन साहसी कभी नहीं होता। अपनी जान बचाने के लिए आदमी को सबसे पहले साहस का साथ छोड़ना पड़ता है। वो बुद्धिमान हो सकता है, साहसी नहीं होता। और इसीलिए आप विश्वास कीजिए कि आरएसएस साहसी लोगों का संगठन नहीं है। आपको याद हो कि नहीं हो, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो सबसे पहले आपातकाल का समर्थन करने वालों में संघ प्रमुख था, सबसे पहले। और जब इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, संघ ने स्वयं को विसर्जित कर लिया था। यानी ये कानूनी रूप से, तकनीकी रूप से एक तथ्य है कि पूरे आपातकाल के दौरान संघ कहीं भी इस अस्तित्व में नहीं था, न कागजों में था। लेकिन आज आप देखते होंगे कि संघ आपातकाल में अपने किए गए कारनामों का यश लेता है और उसकी वजह से अपनी उसकी प्राप्तियां लेने की कोशिश करता रहता है। एक और नमूना, आपने इससे पहले साल दो लगभग अभी साल भर भी नहीं हुआ, इससे पहले भागवत जी हमेशा आरक्षण का विरोध किया करते थे, लेकिन अभी गए साल 6 महीने में इन्होंने आरक्षण का समर्थन कर दिया है और कहा कि जब तक संविधान बना हुआ है तब तक हम आरक्षण का समर्थन बराबर करते रहेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र प्राप्त करने के लिए ये अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और बड़े आदर्शवाद बघाड़ते रहते हैं। और संघ परिवार इसलिए इसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब हिंदू राष्ट्र प्राप्ति के जो मेरी समझ के अनुसार अभी तक मुझे कुल 3 उपाय नजर आते हैं। पहली बात तो ये है कि आप गृह युद्ध करा दें, देश भर में लोगों को सड़कों पर ला दें कि हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो मुझे संभव लगता नहीं है, क्योंकि उसके लिए अपनी शहादत देने का साहस चाहिए और वो साहस संघ परिवार में नहीं है। दूसरा उपाय है आप सेना में विद्रोह करवा दें, वो भी भारत की लोकतंत्र की जो मजबूती है उसके चलते सैन्य विद्रोह भी संभव नहीं है। और तीसरा एकमात्र अंतिम उपाय है संविधान में संशोधन। उसी की कोशिश में ये लगे हुए थे और इसीलिए आज भले ये मना करे कि हम संविधान कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदलने, हमारे विचार ही नहीं है, लेकिन अब की बार 400 पार के नारे का मूल लक्ष्य, मूल विचार, मूल कारण संविधान में संशोधन करना ही था। क्योंकि आप याद कीजिए, कम से कम भाजपा के कम से कम 4 संसद सदस्यों और पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं, हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए आप हमें संसद में स्पष्ट 2/3 बहुमत दें। और किसी के भी वक्तव्य से भाजपा ने और संघ ने किनारा नहीं किया, कभी भी उसका प्रतिवाद नहीं किया। जाहिर था मौन स्वीकृति लक्षणम। तो संविधान में संशोधन करने के लिए आप संसद पर आपका कब्जा होना बहुत जरूरी था और ये केवल भाजपा के जरिए संभव हो सकता था, जो कि संघ का एकमात्र राजनीतिक संगठन है, ये बाकी दूसरे संगठनों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। तो जिस एकमात्र औजार के भरोसे ये अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, उसे अपने से कैसे भला कैसे अलग कर सकते हैं, और ये चाहे तो भी उसे अलग होने नहीं देंगे। दोनों एक दूसरे, खुद जिंदा रहने के लिए दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, अनिवार्यता है, अपरिहार्यता है, दोनों एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। वास्तविक स्थिति है मित्रों, अपने कहते ना, मुँह को नहीं और तो को नहीं ठोर। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, और तेरे पास दूसरा कोई घर धनी नहीं है। तुझे मेरे पास ही आना है और मुझे तेरी रक्षा करनी है। संघ से भाजपा है, याद रखिए, भाजपा से संघ नहीं है। संघ ने ही जनसंघ की स्थापना की है और संघ ने ही भाजपा की स्थापना की है। इसलिए
दोनों इस संघ के वो खारिज कर ही नहीं सकते, लेकिन संघ एक चतुराई और करता है जिसे बहुत कम लोग महसूस करते, और ये बात मुझे भी ध्यान नहीं थी। मुझे माकपा के प्रांतीय सचिव जसविंदर सिंह जी ने मुझे समझाया था। वह तक संघ असफलता का ठीकरा अपने माथे कभी नहीं फूटने देता। संघ केवल सफलता के साफे बांधता है, असफलता का सिरा नहीं मानता। और राजस्थान के जो एक खानदानी जनसंघी रहे हैं, खानदानी भाजपाई रहे हैं, संघी रहे हैं, डॉक्टर जय नारायण जी व्यास, वो 2022 तक भाजपा में थे और भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे और भाजपा सरकार के प्रवक्ता भी बने हुए थे। उन्होंने अभी मैंने कहते हुए सुना, उनका भाषण आपको मैं अलग से उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा। उन्होंने भाजपा और संघ की रिश्ते की बहुत सुंदर मनोरंजक व्याख्या की है कि भाजपा और संघ का रिश्ता दुष्यंत और शकुंतला का रिश्ता है। मजा मेरा, सजा तेरी। दुष्यंतला का उपभोग मैंने कर लिया, लेकिन उसे और उसके बच्चों को पहचानने से, उसे संरक्षण देने से मना कर दिया। तो इसलिए संघ केवल सफलता के साफे बांधता है, असफलता अपने माथे नहीं लेता है। नड्डा का बयान, इसीलिए मुझे नड्डा का बयान नहीं लगता है। नड्डा जी का बयान मुझे संघ द्वारा दिलवाया गया बयान है। वो शब्दशः संघ के शब्द थे जो नड्डा जी के मुंह से कहलवाए गए, और वो बयान चुनाव के दरमियान संघ की ओर से पहली आधिकारिक सूचना थी कि इस चुनाव में भाजपा और मोदी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर रहे हैं, हार रहे हैं। ये बयानबाजी केवल लोगों को भरमाने के लिए है। संघ मोदी सरकार के पहले ही दिन से ये सब देख रहा था। जिन बातों पे आज भागवत जी टोक रहे हैं, जिन पर गुस्सा हो रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, असहमति जता रहे हैं, संघ मोदी सरकार के आने के पहले ही दिन से ये सब देख रहा था, लेकिन चुप रहा क्योंकि उसे अपने मजे लेने थे। वो सजा भुगतने को तैयार नहीं था। दोस्तों, आप शायद हंसेंगे, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। मेरे तई भाजपा और संघ का ये जो कुछ भी बयानबाजी का पाखंड चल रहा है, ये मदारी और जमूरे का तमाशा सड़क पे चल रहा है। आप हम सब मदारी और जमूरे का तमाशा देखते हैं। हमें पता है कि मदारी जमूरे से क्या क्या करवाएगा। हमें पता है कि जमूरा किस बात पे मना करने का नाटक करेगा, किस बात पे मदारी की खिल्ली उड़ाएगा, लेकिन दोनों मिलकर तमाशा दिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये तमाशा केवल तमाशा है, हकीकत नहीं है। लेकिन मदारी बोलता है, मदारी हमें अपने हिसाब से सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और जब तक तमाशा चलता रहता है तब तक हम मदारी के कहे मुताबिक सोचते हैं, उसके चाहे अनुसार सोचते हैं, तालियां बजाते हैं, और तमाशा खत्म होने पर वो अपना डेरा तंबू संभाल के चला जाता है, और हम भी अपने अपने घर चले जाते हैं और जानते हैं कि तमाशा था, सच नहीं था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस तमाशे का आनंद लीजिए, इस पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक भी पहलू यदि घिस गया तो सिक्का बाजार में नहीं चलता है। ये बात हम सब जानते हैं। इस बात को बिल्कुल महसूस कीजिए, याद रखिए, भूलिए मत कि भाजपा और संघ एक दूसरे की अनिवार्यता है। यदि एक नष्ट हो गया तो दूसरा अपना आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिस कहिए कि एक शरीर में दो मुंह हैं ये, और जिंदा रहने के लिए दोनों को अपने अपने आहार लेने पड़ेंगे, लेकिन मिलकर शरीर को जिंदा रखेंगे। इसलिए आप इस तमाशे को देखिए, मजा लीजिए, तालियां बजाइए, और अपना विवेक नष्ट मत होने दीजिए। ये भाजपा और संघ की मियाँ बीवी की तकरार है। एक दूसरे को खरी खुटी सुनाएंगे, झगड़ा करते करते सड़क पर आ जाएंगे, घर से बाहर आ जाएंगे, बर्तन भांडे फेंक देंगे, एक दूसरे कपड़े फाड़ देंगे लेकिन रात को एक ही रजाई में सोएंगे। इसलिए इस सारे तमाशों को देखिए और इसका आनंद लीजिए। और मेरी बात तो ही खत्म होती है, लेकिन फिर आप पूछेंगे कि यदि ये हकीकत है फिर ये तमाशा क्यों? क्या तमाशा झूठा है? नहीं, ये तमाशा आधा सच है, आधा झूठ है। और ये विवाद संगठनिक नहीं है, बिल्कुल व्यक्तिगत है, नितांत व्यक्तिगत है। ध्यान रखिए, संघ को भाजपा से कोई शिकायत नहीं है और भाजपा को संघ से कोई शिकायत नहीं है। ये नितांत व्यक्तिगत असहमतियां, व्यक्तिगत विवाद हैं ये, और ये इसे सांगठनिक स्वरूप दिया जा रहा है ताकि इसलिए आप भ्रम में रहें कि संघ ने संगठन भाजपा की इन मूर्खताओं को, इस असफलताओं को पहले जान लिया था, उन्हें समाप्त कर दिया था। अब ये व्यक्तिगत विवाद क्या है, ये हकीकत क्या है, इसके लिए आपको कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कल का मेरा वीडियो देखिए,
आप इससे भी अधिक आनंदित होंगे और आपके, मैं थोड़ा सा बड़बोलापन कर रहा हूँ, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और आपको मुझे लगता है कि आने वाले वक्त इस सारे विवाद का अधिक मजा ले सकेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन मेरा अंत में यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी अनियमितता को बर्दाश्त कीजिए, अभी तक कर ही रहे हैं, बड़ी कृपा है आपकी, मुझे आपकी कृपा बराबर चाहिए, अपनी कृपा का प्रसाद मुझे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।